नमस्कार। बिहार सिविल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ऐसे स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों प्लेटफॉर्म है। आपको बता दूं ये हाइब्रिड क्लास है और इस हाइब्रिड क्लास को स्टूडेंट्स की डिमांड पे यूट्यूब पे लाया गया है इस पहले सेशन को, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के एसए की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी को समझ सके, अपनी हमारी क्वालिटी को जज कर सके, और ऐसे स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनको भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मिल जाए कि हमें निबंध कैसे लिखना है। देखिए हमारा कोई भेदभाव नहीं है। आपको बता दूं कि चाहे कोई स्टूडेंट यहाँ पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन यूट्यूब पे आने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाए हमारे मार्फत से और वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, अब देखिए बहुत बातें हो गई। 30 तारीख को एग्जाम हुई थी और अब 5 दिन हो चुका है लगभग, और इस दौरान जो है जितने भी संस्थान है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, सभी ने अपने अपने ढंग से एक काम किया कि उन्होंने कट ऑफ बताए। अब ये जो कट ऑफ था, ये कट ऑफ 75 से लेकर के मैं भी सबको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैंने भी देखा कि 75 से लेकर के 90 तक, कुछ लोग 95 तक। कहने का मतलब है कि सब लोग अपने अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं और छात्रों को भी मजा आ रहा है इसमें। लेकिन ये टोटल के टोटल अब जो है ये 5-6 दिन हो चुका है, ये पूरा टाइम वेस्टिंग है। अगर इसी पे लगे रहे कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना कट ऑफ जाएगा तो वो टाइम वेस्टिंग है। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट जिनको खुद लगता है कि मैं सेफ हूं, सेफ का कहने का मतलब ये हुआ कि 80 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ माना जा सकता है। मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं आपको। और उनका जिनका 80 कम से कम है, दोनों को मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों मेंस की ही तैयारी करें, क्योंकि बीपीएससी ने 67 से एक नया ट्रेंड शुरू किया है। वो क्या किया है, तो जो प्रीलिम्स और मेंस है उनके बीच के गैप को काफी कम कर दिया है, और इतना कम कर दिया है इस गैप को कि अब आप कहेंगे कि मेंस की तैयारी करनी है जिसमें ऑप्शनल भी है, जीएस पेपर 1 भी है, जीएस पेपर 2 भी है और एसए भी है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सवा 2 महीने में कभी भी नहीं होगी। आज क्या 70वीं में भी नहीं होगी, 71वीं में भी नहीं होगी, 72वीं। तो फिर करना क्या है, तो जिनको 70वीं का मेंस देना है या जिनका अभी प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है या जिनका अच्छा गया, सभी को मेंस की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि मेंस से आपका एक अप्रोच डेवलप होगा, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी और जो आगे आपका काम आएगा। और अभी से जो मेंस आपका तैयार रहेगा तो जब आपका पीटी निकलेगा 70वीं में भी, जब आप अटेम्प्ट करेंगे और पीटी निकलेगा तो आपके पास कंटेंट भी होंगे, क्लास नोट्स भी होंगे, और आप सिर्फ आंसर राइटिंग के मोड में आकर के रिवीजन करके और आंसर राइटिंग करके आप आसानी से मेंस को क्वालिफाई कर पाएंगे। हमारा आज का जो सेशन है ये पूरी तरह से एसे पर ही आधारित है। हम लोगों ने परसों एक सेशन लिया था जिसमें हम लोगों ने जीएस पे डिस्कशन किया था, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी, और आज हम लोग पूरी तरह से ऐसे यानी निबंध पे ही करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी भी इस दुविधा में है कि मेंस पढ़े या नहीं पढ़े, उनसे मैं बस इतना गुजारिश करूंगा कि जो हो, चाहे पीटी का रिजल्ट जैसा भी हो, फाइनली आप इस फील्ड में इसलिए आए हैं ताकि आपको अधिकारी बनना है, इसलिए नहीं कि आपको पीटी की तैयारी करनी है, इसलिए नहीं कि आपको मेंस की तैयारी करनी है, आपको ऑफिसर बनना है। और ऑफिसर जब बनना है तो आपको तीनों स्टेजेस पार करने पड़ेंगे, और इसमें कोई डाउट की बात नहीं कि सबसे जो टफेस्ट स्टेज है वो बीच वाला ही है, यानी मेंस। क्योंकि मेंस के पूरे जो पेपर है जीएस से लेकर के एसए तक, उसमें जो आप लिखेंगे वही आपका रैंक डिसाइड करेगा, वही आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड करेगा, राइट। पीटी का रोल ऐसा नहीं है कि नहीं है, पीटी लेकिन क्वालिफाइंग है, आपको पता है। और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू में देखा गया है कि 5, 10, 15 नंबर के अंतर के साथ सबको लगभग उतना मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, मेन है, सबसे मुख्य है मेंस, जो कि 900 अंक का स्कोरिंग पेपर है। टोटल है तो 1100 अंक का, लेकिन 900 का स्कोरिंग पेपर है, और वही पूरी की पूरी कहानी डिसाइड करता है कि किसको अपना ड्रीम जॉब मिलता है, कौन अपने ड्रीम जॉब में कामयाब होते हैं और कौन अपने ड्रीम जॉब को हासिल करने में कामयाब नहीं होते हैं। तो आप लोगों के पास अभी अपॉर्चुनिटी है, आपको एकदम मन में बैठा करके चलना है कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है, और मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है, मेरा जो ड्रीम जॉब है, जो मेरा सपना है, वो तभी पूरा हो सकता है जब अपने 900 वाले जो मेंस है उसमें 500 प्लस नंबर, 550 प्लस नंबर अगर मैं ले आऊं तो मेरे लिए एसडीएम का पद या डीएसपी का पद बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे इंटरव्यू मेरा कैसा भी जाए। और एक चीज बता दूं कि अगर आपको मेंस पे पकड़ है तो इंटरव्यू कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि इंटरव्यू नॉलेज का नहीं बल्कि पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो दिमाग में एकदम से अब आपको क्या करना है, इस दुविधा में नहीं पड़ना है कि पीटी देना है या पीटी अच्छा गया खराब गया। बस दिमाग में एक बात आपको ध्यान में एकदम रखना है, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम से कंसंट्रेट हो जाइए, फोकस कीजिए, और एकदम दिमाग में यही बात रखना है कि तुझे देखना मुकद्दर तेरी चाह बंदगी है,
मैं कैसे तुझे भुला दूं, अब तू तो मेरी जिंदगी है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज जो हमारा स्ट्रेटेजी है, आज हम लोग पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं ऐसे पे, इसीलिए मैंने उस दिन ऐसे की चर्चा नहीं की थी डिटेल में, ताकि आप लोगों को एक पूरा टाइम दिया जा सके निबंध को लेकर के, निबंध क्या है, कैसे लिखा जा सकता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार आप लोग सेशन को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से, और बाकी अपने जो फ्रेंड्स वगैरह सब है उनके साथ भी आप लोग शेयर कर दीजिए। तो आइए जुड़ते हैं हम लोग। सबसे पहला जो सवाल है, देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि द राइट स्ट्रेटेजी फॉर सक्सेस। फाइनली आप आए क्यों हैं? आप सक्सेस होने के लिए आए हैं। और जब आप सक्सेस होने के लिए आए हैं तो आप देखेंगे कि सभी लोगों के पास 24 आवर्स है, 24 घंटा तो सभी के पास है। उस 24 घंटा में उनके कुछ प्राइमरी काम है, कुछ बेसिक काम है, आराम भी करना है, नींद भी लेना है। तो सभी के लिए अगर 24 घंटा है और सभी लोग उसमें 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाले, कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 12 घंटे पढ़ते हैं। कई बार देखा गया कि 12 घंटा वाला बोलता है मैंने 12 घंटे पढ़ाई की, मेरा नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 6 घंटा मैंने पढ़ाई की और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये अंतर क्या है, आखिर क्यों आता है? क्या नेचर किसी के साथ जस्टिफाई करती है? तो बिल्कुल नहीं। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। प्रकृति उसे जरूर देती है जिसने मेहनत किया हुआ है। लेकिन जो अंतर होता है वो किसमें होता है? तो वो अंतर होता है अप्रोच में, आपके नजरिया में, आपकी तैयारी में, आपके गाइडेंस में। आपको एक चीज बता दूं, सारी चीजें, चाहे आपका अप्रोच हो, आपका क्या कहते हैं उसको, आपका अपना विल पावर हो, और आपका जो कंटिन्यूटी होता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और उसमें भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रॉपर गाइडेंस, यानी मार्गदर्शन। यानी आप अगर एक अच्छे मार्गदर्शक के अंदर रह करके आप तैयारी करते हैं, एक अच्छे संस्थान से, ऐसे जहां पे टीचर आपको कोऑपरेट करते हैं, तो आपके लिए लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। ठीक है, उसमें है क्या कि आपके अंदर भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, उसी गुरु के, गुरु द्रोणाचार्य के सभी शिष्य थे, अर्जुन भी थे, भीम भी थे और दुर्योधन भी थे। लेकिन एक अच्छा मार्गदर्शन जो है वो आपके सफलता को के स्तर को और बढ़ा देता है और संभावना को बढ़ा देता है। तो इसी लक्ष्य के हमारी जो पूरी की पूरी टीम है, पूरी जीएस की टीम, जिसपे परसों हम लोगों ने डिस्कशन किया था, आइए हम लोग जो पहले शुरुआत करते हैं इस ऐसे की। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। पहला जो सवाल है और सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि आपने देखा होगा कि एक लंबे समय से बीपीएससी के जितने क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, 38वीं से ले मेरे पास जितने क्वेश्चन अवेलेबल है, मैं 38th बीपीएससी से लेकर के मैंने 68th के मेंस तक को एनालिसिस किया। और उसमें जो मैंने एक चीज देखा वो देखा कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो पिछले 2-3 साल में आया है। यानी बीपीएससी एक लंबे समय से कोई परिवर्तन नहीं कर रहा था, बड़े चेंजेस बीपीएससी में कभी नहीं आया। आपको बता दूं, पिछले 30 साल अगर मैं बोलूं तो 30 साल से बीपीएससी ने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया। बीपीएससी ने पिछले 2-3 साल में जितने चेंज कर दिए, यानी अगर आप बात करें तो पिछले 30 साल और बनाम पिछले 2-3 साल की बात करें तो पिछले 2-3 साल में जितना बदलाव आया, उतना बदलाव तो बीपीएससी ने आज तक नहीं किया था कभी। तो ऑलरेडी स्मूथली सब कुछ चल रहा था। अब उसमें हो गया क्या कि दो डिसीजन बीपीएससी ने लिया। एक तो लिया कि ऑप्शनल जो है उसे उसने क्वालिफाइंग कर दिया, और दूसरा ऑप्शनल की जगह उसने एसे को ऐड कर दिया। अब ऑप्शनल को क्वालिफाइंग इसलिए किया, ये पूरी कहानी आपको पता होगा, क्योंकि ऑप्शनल जो होते थे वो सब अपने अपने अकॉर्डिंग रखते थे। और आयोग पे कई बार ये इल्जाम लगता था और कई बार ये देखा भी गया कि ऑप्शनल में मार्क्स जो है वो वेरी करता है। किसी के 90% भी मार्क्स आ रहे हैं किसी ऑप्शनल में, और किसी ऑप्शनल में बेहतर से बेहतर लिख करके भी 60% से ज्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो अंतर है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से आ रहा था, और जिसको लेकर के आयोग कुछ ना कुछ विचार कर रहे थे कि कोई ऐसा एक पैटर्न बनाया जाए जिसमें किसी को अतिरिक्त बेनिफिट इसलिए ना हो कि उसने कोई एक विशेष सब्जेक्ट चुना है या कोई स्पेशल बैकग्राउंड से है। कोशिश कर रही है आयोग। तो उसी क्रम में उन्होंने ऑप्शनल को क्वालिफाइंग किया, और उसकी जगह चूंकि अगर ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर देंगे तो फिर जीएस का 2 पेपर बचेगा, और सिर्फ जीएस के 2 पेपर से ही डिसाइड नहीं किया जा सकता है किसी भी अधिकारी के की कितनी क्षमता है, क्या योग्यता है। इसीलिए उन्होंने यूपीएससी को इस मामले में फॉलो किया, और यूपीएससी जिसमें ऑलरेडी पहले से निबंध चल रहा था एक सेपरेट पेपर के रूप में, तो बीपीएससी ने भी इसको इंट्रोड्यूस किया 68th के मेंस से। ठीक है, क्लियर। अब जाकर के जो सवाल है कि बीपीएससी ने ऐसे को क्यों अपने सिलेबस में शामिल किया, एक बेसिक प्रश्न है जिसको जानना जरूरी है। आप लोग एक बार बताइए कि आखिर बीपीएससी ने क्यों शामिल किया। जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि बीपीएससी ने ऐसे को क्यों इंक्लूड किया। व्हाई ऐसे हैज बीन इंक्लूडेड इन बीपीएससी सिलेबस, जल्दी से बताइए आप लोग।
तो मुझे जहां तक लगता है कि एसे को क्यों इंक्लूड किया गया, उसका कारण यह है कि एन एसे इज ए सीरीज ऑफ, क्या है एसे, क्या है, सीरीज ऑफ आइडियाज। निबंध क्या है? तो निबंध विचारों की एक श्रृंखला है, विचारों की एक श्रृंखला है। देखिए, विचार या आइडियाज जो है वो मेंस में ऑलरेडी जीएस में था, लेकिन जीएस में जब किसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो G20 पे ही पूछ ले, चाहे मौर्य कला पे ही पूछ ले, तो वो ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेटिव टॉपिक होता है, जिसमें ऑलरेडी लोगों के द्वारा रिसर्च किया गया, लोगों के द्वारा लिखी गई बातें, जानकारियां, वो एकजुट की गई जानकारियां होती है, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है आपको अपनी लैंग्वेज में, अपने ढंग से। और आपका जो प्रेजेंटेशन होता है कॉपी पे जो होता है, वही डिसाइड करता है आपके द्वारा दिया गया कितना इंफॉर्मेशन को आप उसमें पुट करते हैं, और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपकी राइटिंग कैसी है, आपने क्या क्या चीजें बनाई है, फ्लो चार्ट वगैरह सब, ये सारी चीजें मिला करके जो क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, उस चीज को आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, उस पर आधारित होता है मेंस के जीएस का आंसर। लेकिन निबंध में विचारों की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है, यानी निबंध को शामिल करने का मकसद ये था आयोग का कि इससे हम भविष्य में जो अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप किसी ब्लॉक में जाएंगे, आप किसी ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे, आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे या ऑफिसर बनेंगे, एसडीपीओ बनेंगे, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, इलेक्शन डिपार्टमेंट में, आपके विचार क्या है और आप चीजों को कैसे समझते हैं, सोचते हैं, ये एक तरह से देखें तो आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है। हालांकि व्यक्तित्व का परीक्षण या इंटरव्यू के लिए एक अलग से होता है मेंस के बाद, लेकिन जो कॉपी पे आप लिखते हैं, इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू, या ज्यादा से ज्यादा किसी का कभी इतिहास में 25 मिनट का भी चला हो, उससे किसी के व्यक्तित्व को उतना नहीं जाना जा सकता है जितना कि निबंध के माध्यम से जाना जा सकता है, क्योंकि 3 डिफरेंट टॉपिक पे आपको जब अपने आइडियाज, अपने व्यूज लिखने पड़ते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी छुपा ले, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी छुपा ले, ठीक है, उसे कहीं ना कहीं क्या है, ठीक है, स्वागत है आपका, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी छुपा ले वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब ऐसे लिखते हैं और जब उस ऐसे का बॉडी पार्ट होता है, जो आगे मैं बताऊंगा कि व्हाट इज बॉडी पार्ट, तो उसमें ये होता है कि आपके सब आ जाते हैं, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सारे व्यूज आ जाते हैं, फिलोसफिकल व्यूज भी आपके क्या है, ये सारी चीजें आ जाती है। कितना भी छुपाए आप उसको नहीं छुपा सकते हैं, और जो आपके आइडियाज है, जो आपके थॉट्स है, वो वहां पे आने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि उससे आपके व्यक्तित्व का एक तरह से परीक्षण हो जाता है। तो सबसे पहले निबंध है, क्यों शामिल किया गया, क्योंकि निबंध विचारों की एक श्रृंखला है, ऐसे इज ए सीरीज ऑफ आइडियाज, और ये आइडियाज जो है वो किसी भी फ्यूचर ऑफिसर के, जो फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले हैं, उनके आइडियाज कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कमीशन को, कि आखिर ये व्यक्ति कैसा है, ये कैसा अधिकारी बन सकता है। तो बीपीएससी ने इस क्रम में निबंध को शामिल किया। देखिए, संजोग से अभी तक उन्होंने एथिक्स को शामिल नहीं किया है। एथिक्स का भी यही मकसद होता है, अगर अगला स्टेज बीपीएससी का कभी होगा फ्यूचर में कि इसे और थोड़ा सा यूपीएससी के करीब लाया जाए, तो हो सकता है कि फ्यूचर में बीपीएससी के द्वारा एथिक्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन की दौर से बीपीएससी गुजर रहा है, एक रिवॉल्यूशन की दौर से गुजर रहा है, तो बीपीएससी आने वाले समय में कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एथिक्स को भी शामिल कर ले। ठीक है, वैसे आप लोग चाहेंगे कि आपका बैच निकल जाए, 69वीं वाले पास कर जाए, ताकि उनको एक एथिक्स नाम का एक नया पेपर फिर से तैयार नहीं करना पड़ेगा। अगर 69वीं वाले स्टूडेंट है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अच्छा बेबी यादव, स्वागत है आपका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। उसके बाद जाकर के ऐसे है क्या देख लीजिए। तो ऐसे क्या है, इट शोज द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। यह यह व्यक्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता, इट शोज द
पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। यानी कि होता क्या है, देखिए किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं, किसी से समाज में गांव में जाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, 4 शब्द वो बोलते हैं, आप कैसे हैं, मैं भी ठीक हूँ आप, तो इससे किसी के व्यक्तित्व को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है। वो बुरा से बुरा व्यक्ति, अच्छा से अच्छा व्यक्ति जब किसी से 2 मिनट के लिए मिलेगा तो हालचाल पूछेगा एक दूसरे का, और इससे आप उसके व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर सकते हैं, आप तब तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन निबंध के साथ क्या होता है कि निबंध का मतलब है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट टॉपिक पे आपको 700 से 800 हजार शब्द, यानी कि आप जब 3000 शब्द लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से, और 3 अलग अलग विषयों पे लिखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को कितना भी छुपाए, ठीक है, कितना भी छुपाए, व्यक्तित्व खुल के आ ही जाएगा। तो डिफरेंट टॉपिक जो जब पूछा जाता है, चाहे एजुकेशन से जुड़े हैं, अगर महिला से जुड़ा हुआ कोई निबंध पूछ लेता है, तो महिलाओं को लेकर के आपके मन में क्या पहले से कोई पूर्वाग्रह है, महिलाओं को लेकर के आपके विचार किस प्रकार से है, सुलझे हुए हैं या उलझे हुए विचार है, या एक नेगेटिविटी आपके मन में है, एक चिढ़ है, या सकारात्मक है कि हाँ उनको भी स्थान मिलना चाहिए, पहले नहीं मिला था उनको, अब आगे उनको स्थान मिलना चाहिए, समाज में बराबरी का मिलना चाहिए। तो आपके विचार क्या है, अगर महिला विषय पे आप लिखेंगे तो आप चाह करके भी क्या है कि आपके विचार को आप छुपा नहीं पाएंगे, और 1000 शब्द 800 900 शब्द जब आप लिखते हैं फ्लो में, तो आप वो सारी बातें लिख देंगे जो आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करेगा। यानी कि आपके विचार महिलाओं को लेकर के क्या है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या है, शिक्षा को लेकर के क्या है, जातिवाद को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, रीजनलिज्म को लेकर के, जिस टॉपिक पे पूछा जाएगा आपके विचार यहाँ पे अगर संकीर्ण है तो वो भी निकल के आ जाएगा सामने, आपके विचार अगर व्यापक है, ब्रॉड है, आपके थिंकिंग, आपके थॉट्स, तो वो भी निकल करके सामने आ जाएगा। यानी ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो आयोग का कहीं से कहीं एक तरह से मकसद ये था कि हम क्यों ना रिटन एग्जाम के माध्यम से भी एक बार पर्सनैलिटी टेस्ट ले लोगों का, यानी एक ऐसे अधिकारी निकल करके आए जो हमारे बिहार को, जो अभी तक सबसे पिछड़ा हुआ है, हमारा बिहार मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं खुद भी बिहार के मधुबनी जिला से हूं, और मुझे अपने राज्य से बहुत ज्यादा लगाव है, भावनात्मक रूप से मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, और एक आम बिहारी की तरह जैसे आपके मन में होता है वैसे ही, जैसे अब अक्टूबर का महीना आया, कहीं कहीं छठ पूजा के जैसे ही कहीं कहीं गाने सुनते हैं, एक इमोशन फिर से जुड़ जाता है और मन करता है कि टिकट बना ले और चले जाए फिर से बिहार, ठीक है। तो वही चीज है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो पूरा का पूरा निखर करके इससे सामने आता है, आपका व्यक्तित्व पता चल जाता है, और आयोग ने कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट जो है इस रिटेन के माध्यम से ले ली। तो देखते हैं ऑनलाइन में कौन कौन से जुड़े हुए हैं। आयुष जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। विपिन जी आपका भी स्वागत है, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है जो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे, उसके बाद जाकर के देखते हैं, तो व्यक्तित्व का परीक्षण है। अब इसके अलावा क्या है, इट इज ए साइन ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग ऑफ ए पर्सन। क्या है ये, तो देखिए साइन ऑफ सिस्टमेटिक थिंकिंग ऑफ ए पर्सन। यह व्यक्ति के सिस्टमेटिक का मतलब होता है, ठीक है, यह व्यक्ति के व्यवस्थित सोच का परिचायक है, ऐसे कह सकते हैं। यह व्यक्ति के व्यवस्थित सोच का परिचायक है। व्यक्ति के व्यवस्थित सोच का परिचायक। देखिए व्यवस्थित सोच का मतलब यह होता है कि आपने देखे होंगे कि जब आप सामान्य लोगों से बात कीजिए, जैसे महिला आरक्षण अभी हाल ही में संसद में इंट्रोड्यूस हुआ था, महिला आरक्षण बिल आप लोगों ने देखा, तो इस पे आप एक काम कीजिए कि आप किसी एलिट वर्ग के पास चले जाइए। देखिए समाज में सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग मध्यम पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग बिल्कुल अभी बहुत कम पढ़े लिखे, कहने का मतलब इतना पढ़े लिखे हैं कि बहुत ज्यादा उन्होंने ना तो कभी जीवन में रिसर्च किया है, ना बहुत ज्यादा अध्ययन किया, काम चलाऊ है और एजुकेशन सेक्टर से नहीं जुड़े हैं। उन लोगों से अगर बात कीजिए महिला आरक्षण को लेकर के, तो उनके विचार सीमित विचार आपको मिलेंगे। सीमित विचार या तो वो समर्थक होंगे या विरोधी होंगे,
राइट। या तो आप समर्थक होंगे और उनके पास कुछ तर्क होगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि हालांकि कुछ ऐसे कम पढ़े लिखे लोग संसद भवन में भी पहुंच जाते हैं और नारी जिनको बराबर का स्थान मिलना चाहिए उसका विरोध करते हैं और उस पर व्यंग करते हैं, उनका अलग बात है, ऐसे लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो संसद में पहुंचने के बाद भी, सांसद बनने के बाद भी उनके विचार नकारात्मक ही है, उनको लेकर के जिनके माध्यम से उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा है, तो हमें उन पे नहीं जाना है। आपसे आयोग को क्या एक्सपेक्टेशन है, आपसे आयोग को, समाज को एक्सपेक्टेशन ये है कि जब एक आप अधिकारी बन के जाएंगे तो आपके विचार व्यवस्थित होने चाहिए, आपके सोच व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि एक व्यापक लेवल पे आपकी सोच होनी चाहिए। ना तो जेंडर को लेकर के आपके मंदिर में कोई निगेटिविटी होनी चाहिए, ना ही किसी कास्ट को लेकर के होना चाहिए, ना ही किसी रिलीजियन को लेकर के, यानी आपके धर्म को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, समाज को लेकर के, जाति को लेकर के कोई नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए, एक व्यवस्थित चीजें होनी चाहिए। और ये चीजें जो है वो निबंध के माध्यम से, क्योंकि निबंध में डिफरेंट टॉपिक पूछा जा रहा है और वो डिफरेंट टॉपिक में से 3 टॉपिक आप लिख रहे हैं और वो 3 टॉपिक लगभग आपको 3 घंटे में आपकी सारे व्यक्तित्व को बता देगा कि क्या आप सुलझे हुए लोग हैं, क्या आप उलझे हुए लोग हैं। तो उलझे हुए लोग क्या है, बाहर हो जाइए, नहीं चाहिए आयोग को ऐसे लोग, या बिहार को ऐसे उलझे हुए लोग नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार में सुलझे हुए अधिकारियों की जरूरत है। सबसे नीचे पायदान पे है विकास के मामले में, जिस बिहार को हमें 21वीं सदी में ऊपर ले जाना है। और अगर हम बिहार को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो हमारे विचार निगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी कास्ट का हूं, कास्ट मेरी एक पहचान हो सकती है अलग रूप से, पारिवारिक रूप से, लेकिन एक प्रशासक के रूप में अगर मैं किसी क्षेत्र में जाता हूं तो मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, ये वाला होना चाहिए कि मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। और देखिए आपको कितना प्यार मिलेगा एक अधिकारी के रूप में, लोग भूल जाएंगे कि आप किस धर्म से है, किस कास्ट से है। आप बिहारी लोग वैसे भी इमोशन होते हैं, आपको याद होगा कि आपके क्षेत्र में, आपको याद होगा कि कई अधिकारी आते हैं, कई बीडीओ आते हैं, कई एसडीएम साहब आते हैं, कई डीएसपी आते हैं, कई एसपी साहब आते हैं, कई सारे और अधिकारी भी आते हैं। आप देखेंगे कि कुछ उसमें से जब अधिकारी जाने लगते हैं तो कुछ लोग इमोशनली उनसे अटैच हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, कुछ लोग भावनात्मक रूप से उनसे मिलते हैं और उनको लंबे समय तक याद किया जाता है। आप अपने घर के लोगों से बात कीजिए, आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे अधिकारी आए होंगे जिनको आज भी लोग याद करते हैं और अच्छे रूप में याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा, अपनी जो सिस्टमैटिक थिंकिंग है उसके माध्यम से उन्होंने अपने क्षेत्र में एक छाप छोड़ी हुई है, जिसको एक लंबे समय तक याद करते हैं लोग। ठीक है, कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त लबों पे उस खुदा का ही नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। तो उसमें से जो अधिकारी होते हैं वो भी एक इंसान होते हैं, और जब वो एक अधिकारी, जब एक ऑफिसर आपके क्षेत्र में आते हैं और कुछ अच्छा करके जाते हैं तो एक लंबे समय तक उनको लोग याद करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर उनके पास एक सिस्टमैटिक थिंकिंग है, वो एक अच्छे विचार को लेकर के आते हैं। हालांकि आयोग के द्वारा कितना भी कोशिश किया गया, आयोग ने ज्ञान का परीक्षण किया था, लेकिन अब जो है इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, आपके व्यवस्थित जो ये है सोच है, आपकी जो व्यक्तित्व है, ठीक है, व्यवस्थित सोच है या व्यवस्थित व्यक्तित्व जो आपका है, उसका कहीं ना कहीं प्रदर्शन होगा इसके माध्यम से। तो आप खुद सोच करके देखिए कि आपने से, आपके क्षेत्र में आपने अपने बचपन से अभी तक अगर 10 वीडियो को देखा होगा तो 1-2 वीडियो साहब ऐसे ही आए होंगे जिनको देख करके आप जरूर प्रभावित हुए होंगे कि अच्छे व्यक्ति हैं, कितना अच्छे से लोगों के लिए करके गए हैं काम। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति बनने के लिए आपको क्या चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति बनने के लिए आपको एक व्यवस्थित सोच की जरूरत पड़ेगी, और वो उस व्यक्ति के अंदर है या नहीं, इस चीज की परीक्षा कहीं ना कहीं, देखिए आयोग कोई भगवान नहीं होता है। आपको एक चीज बता दूं कि कमीशन कोई भगवान नहीं होता है। कमीशन द्वारा कितने भी तरीके अपना करके जो व्यक्ति चुन लिया जाता है। एक आपने देखा होगा कि कई राज्यों में देखा गया कि पहले इतनी ट्रेनिंग के बाद, इतना समझाने के बाद, एक महिला अधिकारी झारखंड में, मैंने एक न्यूज में पढ़ा था कि पहले दिन ही रिश्वत ले रही थी। ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे ऑफिस में होता है, जब लोग पूजा पाठ करके अपने अपने धर्म के अनुसार अपना पद ग्रहण करते हैं, पहले दिन ही रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी। तो ये एक अलग हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जब इस तरह की चीजें होंगी तो स्वाभाविक रूप से जो है वो अधिकारी का जो सोच है वो पता चल जाएगा, क्योंकि 3 विषयों पर जब आप लिखेंगे तो ये काफी तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक आयोग को एक उपयुक्त व्यक्ति मिल जाएगा जिसकी तलाश है और जिसे वो चुन करके वो राज्य की सेवा में भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो निबंध क्या हो गया, तो निबंध आपके सिस्टमैटिक थिंकिंग का भी, एक किसी भी पर्सन के सिस्टमैटिक थिंकिंग का क्या है, एक साइन है। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। गुड इवनिंग वासुदेव जी, गुड इवनिंग। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी। ठीक है, गुड इवनिंग आप सभी को। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी।
एसे राइटिंग एक कोर्स आप उसको नहीं मान करके एक मान लीजिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आप 1 साल तक लगातार जुड़े रहिए। 69th वालों को हम लोग क्या करेंगे, तो 69th के अकॉर्डिंग डेली निबंध पढ़ाएंगे। आपको एक चीज बता दूं, डेली एक ऐसे लिखाने पे क्या होगा कि आपको ऐसे राइटिंग आना शुरू हो जाएगा। पहले दिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे क्या लिखना है, दूसरे दिन आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये लिखना है, तीसरे दिन और आगे बढ़ेंगे, फिर आप मुझे चेक कराएंगे, तो ये चलता रहेगा। और 2 महीना में उम्मीद है कि 69th वाले मेंस के लिए निबंध लिखने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। उसके बावजूद उनकी कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। वो स्टूडेंट जो 70वीं के लिए ज्वाइन करेंगे या वो स्टूडेंट जो 69वीं के बाद फिर चाहेंगे कि आगे भी मैं अपना अटेम्प्ट दूं ताकि मेरा रैंक इंप्रूवमेंट हो सके, तो उनके कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होगी। वो 1 साल तक अपना निबंध पढ़ते रहे। हम लोग जो स्पीड है उस हिसाब से चल रहे हैं ताकि 69वां वाला जो है उनको निबंध की पूरी तैयारी 2 महीना में, सबसे बेस्ट तैयारी, देखिए सभी लोग 2 महीने में तैयारी करवा रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि फर्स्ट डे से क्लास में ही निबंध में लिखवा दूंगा। आपको किसी को भी मॉडल निबंध चाहिए जो मैंने अभी तक पिछले बैच में लिखवाया हुआ है, वो पीडीएफ ऑलरेडी ये किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। आप भी मुझे मैसेज करके, कॉल करके आप वो पीडीएफ मंगा सकते हैं कि कैसा निबंध मैंने लिखवाया था पिछले बैच में, ठीक है। मॉडल ऐसे अवेलेबल है हमारे पास, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो तीसरा देख लीजिए, व्यवस्थित सोच का परिचायक है। उसके बाद चौथा देखिए क्या पता चलता है, तो उससे यह पता चलता है कि हाउ इज ही एबल टू, हाउ इज able to, how is he able to assimilate and express ideas and express ideas, assimilate and express ideas systematically, CICALY सिस्टमेटिकली। तो कहने का मतलब ही हुआ कि वह अपने विचारों को किस प्रकार, वह अपने विचारों को किस प्रकार व्यवस्थित ढंग से व्यक्त कर पाता है, व्यक्त कर पाता है। यानी आपके पास जो आइडियाज है, आपके जो विचार है, वो आप किस तरह से सिस्टमैटिक ढंग से आप उसको व्यक्त कर पाते हैं, इसका भी परीक्षण जो है वो कैसे हो जाता है, वो हो जाता है आपका किससे, तो वो हो जाता है निबंध के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आई सिस्टमैटिकली। अब आगे उसके बाद जाकर के फिर निबंध को क्यों शामिल किया गया, देखिए निबंध को शामिल करने के पीछे और क्या मकसद है। निबंध को से एक चीज और पता चलती है किसी व्यक्ति की कि हाउ इज his writing style and language, how is his writing style and language। एक अधिकारी का मैं देख रहा था, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। हाउ और इज के बीच में यहाँ पे गैप है, तो थोड़ा सा ठीक है उसका, ठीक है, या उनका, उनकी लेखन शैली, और ऐसे लिख लीजिए, उसका नहीं लिख करके ऐसे लिखिए थोड़ा सा, उनकी लेखन शैली और भाषा कैसी है, शैली और भाषा। देखिए जीएस में काम चलाऊ भाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेटिव होता है, उसमें सूचनात्मक होता है आंसर, तो आप उसमें भाषा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि निबंध में होता है, क्योंकि निबंध जो होता है वो किसका पार्ट होता है, लिटरेचर का पार्ट होता है। आपको एक चीज आपने देखा होगा
कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब कोई भी वीडियो वायरल होने में समय नहीं लगता है। और कई बार देखा गया है कि कुछ अधिकारी स्तर के भी जो लोग होते हैं उनकी भाषा ऐसी होती है कि तुरंत से आ जाते हैं किस पे, तो तुरंत से आ जाते हैं गंदे गंदे या फिर बेकार वाले ऐसे भाषा पे, माँ बहन की गालियों पे उतर आते हैं अधिकारी वगैरह। सब के भी कई वीडियो मैंने देखे हैं जो वायरल हुए, जिसमें वो असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा उनका अच्छा नहीं है, लोगों से सही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का परीक्षण पहले नहीं हो पाता था। अगर किसी की भाषा शैली अच्छी है तो भाषा शैली उनकी अच्छी है, लेखन शैली अच्छी है, ये सारी चीजें निबंध से ज्यादा बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता था, क्योंकि जीएस से आपके ज्ञान का परीक्षण हो जाता था। उसमें शब्दों की सीमा की वजह से उसमें गुंजाइश नहीं होता था। ये तो विचार लिख रहे हैं, तो विचार, अगर अच्छे विचार को अच्छी भाषा में आप लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप, व्यक्तित्व आपका अच्छा है, आपकी भाषा शैली अच्छी है, और आपसे उम्मीद ये किया जाता है कि जो व्यक्ति 3 घंटा में इतना प्रेशर में इतनी अच्छी लैंग्वेज को मेंटेन कर रहा है, वो व्यक्ति वर्क के दौरान भी जब प्रेशर में होगा तो किसी के साथ, चाहे अपने जूनियर के साथ एज ए ऑफिसर, चाहे किसी जनता के किसी व्यक्ति के साथ, वो गैर या बुरा शब्दों का, खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके भाषा शैली का भी, आपके लेखन शैली का भी परीक्षण हो जाता है। तो अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि निबंध को क्यों शामिल किया गया है। क्लियर है आप लोग का? एक बार बताइए निबंध को क्यों शामिल किया गया, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था आप लोगों के लिए। जी जी बिल्कुल 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 भानु जी, वेरी गुड। एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे कि निबंध का मतलब क्या होता है। देखिए बीपीएससी के साथ एक चीज मैं बता दूं, देखिए अगला जो हमारा हेडिंग है वो है मीनिंग ऑफ एसे, यानी निबंध का अर्थ। ठीक है, मीनिंग ऑफ एसे यानी निबंध का अर्थ। अब देखिए क्या है, आपको बता दूं कि बीपीएससी और यूपीएससी में अंतर यह है कि यूपीएससी के द्वारा जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्ट होते हैं, और उनके क्वेश्चन को इंग्लिश में बना करके फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। बीपीएससी ठीक इसके उल्टा है। बीपीएससी में ज्यादातर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो हिंदी माध्यम के होते हैं, हिंदी भाषी राज्य है, और फिर हिंदी वाला जो होता है उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि मूस मोटई है लोढ़ा हुई है, हिंदी में लिखा गया एक मुहावरा है जो कि क्षेत्रीय भाषा में है। ठीक है, भोजपुरी में कह लीजिए आप उसको, क्षेत्रीय भाषा में है वो, और उसको क्या किया गया, तो उसको अनुवाद किया गया, लेकिन अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में नहीं करके, अंग्रेजी के सिर्फ क्या लिए गए थे, इंग्लिश का सिर्फ और सिर्फ जो है सो उन्होंने उस पे लेटर्स ले लिए इंग्लिश का, और एज इट इज उसी को मूस को लिख दिया MOOSE मूस करके, ऐसे करके जो जैसे लिखा हो MOOS मूस, मोटई है MOTI, जैसे हम लोग ऐसे ये मैसेज में लिखते हैं, जब अंग्रेजी का रोमन लिपि का यूज करते हैं और हिंदी में मैसेज किसी को टाइप करते हैं तो कैसे लिखते हैं, कैसे हो, KISASE, कैसे HOO लिखते हैं। तो उसी तरह के बीपीएससी ने निबंध को क्या किया है, तो निबंध को उन्होंने ट्रांसलेट किया है हिंदी से अंग्रेजी में, और कुछ जगहों पे ट्रांसलेट नहीं करके सिर्फ उनके फॉन्ट चेंज कर दिए हैं। आ गया, क्लियर है? उनके फॉन्ट चेंज कर दिए हैं, यानी कि उन्होंने उसकी जो लिपि है उसको देवनागरी की जगह क्या कर दिया, रोमन लिपि कर दिया। राइट, तो इसका मतलब है कि जो हमारा निबंध है, बीपीएससी का जो निबंध है वो बीपीएससी का निबंध है, ना कि ऐसे है। आपको एक चीज बता दूं, आप जब बहुत ज्यादा साहित्य को पढ़ेंगे और आप इंग्लिश के ग्रामर को पढ़िए और हिंदी के व्याकरण को पढ़िए, तो भले ही बहुत सारी चीजों को उसका समकक्ष मान लिया गया है, लेकिन एसे और अगर आप देखेंगे तो एसे की परिभाषा यानी एसे का डेफिनेशन जो होगा वो, और उसके बाद निबंध की जो परिभाषा होगी, दोनों में फर्क है, और हल्का सा ये फर्क है दोनों के बीच में। तो निबंध पूरी तरह से एसे नहीं है और एसे पूरी तरह से निबंध नहीं है। अब सवाल है कि अंग्रेजी वाले ऐसे लिखेंगे और हिंदी वाले निबंध लिखेंगे तो फिर होगा क्या। तो आपको एक चीज बता दूं कि बीपीएससी ने निबंध को इंक्लूड किया है, और स्वाभाविक रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें निबंध को भी अंग्रेजी में पढ़ना है, अंग्रेजी माध्यम वालों को। आ गया समझ में? देखिए मैं रिपीट कर देता हूं कि ऐसे इज नॉट फुली निबंध एंड निबंध इज नॉट फुली ऐसे, राइट। तो अब हमें क्या पढ़ना है, तो हमें निबंध पढ़ना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो अंग्रेजी में भी हमें निबंध को ही पढ़ना है। जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में उसको लिखेंगे, और मैं क्लास में इंग्लिश में लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो ऐसे का मतलब क्या है अभी जान लेते हैं, निबंध का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं। NI प्लस बंध, ठीक है, नी प्लस बंध, संधि विच्छेद कीजिए तो क्या निकल के आया, नी प्लस बंध बराबर निबंध, ठीक है, नी प्लस
बंध बराबर निबंध। ठीक है, नी ये प्लस है, ठीक है, तो नी और प्लस बंध बराबर निबंध। अब देखिए इस निबंध का मतलब क्या हुआ, तो अर्थ तो हुआ इसका दो शब्दों से मिलकर के बना, कौन सा, अर्थात कौन से दो शब्द हुए, मेड ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज नी प्लस बंध, निबंध, राइट। अब इस निबंध का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, नी प्लस बंध से बना, तो इसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से बांधी गई रचना। क्या होता है इसका मतलब हिंदी में, अच्छी प्रकार से बांधी गई रचना। अब देख लीजिए जीएस से कैसे फर्क है, बांधी गई रचना, बांधना का मतलब क्या होता है पता है, आप ऐसे लिखिए जो कहीं से बिखराव ना हो, यानी आप टॉपिक से भटके नहीं। निबंध का मतलब होता है कि आप अपने जो विचार है उसको इस प्रकार से बांध के लिखने का मतलब ये होता है कि आप टॉपिक से भटके नहीं। जैसे नहीं होता है कि कुछ लोग जो है सो चलते तो घर से सब लोग निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने मंजिल पे पहुंचते हैं और कुछ लोग रास्ते में ही क्या होता है भटक जाते हैं इधर से उधर। तैयारी करने दिल्ली सब आते हैं, पटना सब जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र जो है वहां जाने के बाद किसी दूसरे माया मोह में फंस जाते हैं। समझ ही रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि निबंध में आपका भटकाव नहीं होना चाहिए। निबंध का मतलब होता है कि अच्छी प्रकार से बांधी गई रचना जो विचार पूर्वक लिखा गया हो, जो क्या है रचना जो विचार पूर्वक लिखा गया, अच्छी प्रकार से बांधी गई रचना जो विचार पूर्वक लिखा गया हो। वेल टाइड कंपोजिशन व्हिच इज रिटन, क्या है ये, वेल टाइड कंपोजिशन, ठीक है, वेल टाइड कंपोजिशन व्हिच इज रिटन thoughtfully, which is written thoughtfully, कैसे लिखा गया हो, which is written thoughtfully, यानी विचार पूर्वक लिखा गया। तो पहले आपको क्या करना होता है, निबंध लिखने के लिए पहले विचार करना पड़ता है, और विचार जब आपके सारे व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसी विचार को व्यवस्थित रूप से बांध के लिखने का मतलब होता है कि विषय से भटकाव ना हो। आप महिला सशक्तिकरण पे शुरू किए थे और आप भटक करके कहाँ चले गए, आप चले गए क्या कहते हैं उसको, दूसरे मुद्दे पे, ठीक है, करप्शन पे चले गए। ऐसा भटकाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि शुरू कहीं से करते हैं बहस, जैसे गांव में चले जाइए, एक सामान्य कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनके साथ आप शुरू कीजिए, आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी। तो शुरुआत कहीं होगा और वो अंत कहीं होगा। निबंध के साथ ऐसा नहीं होता है। निबंध की जो भूमिका होती है, जो इंट्रोडक्शन होता है, वहां से लेकर के उपसंहार यानी कंक्लूजन तक आपका भटकाव नहीं होना चाहिए। चीजें एकदम अरेंज होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए, तभी निबंध है। बंधा हुआ कहने का मतलब दाएं बाएं नहीं भटकना है, आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है और आपको अपने टॉपिक से कोई भी एग्जाम्पल, चाहे मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, आप चाहे वो किसी स्टोरी को कोट कर रहे हो, चाहे किसी स्टेटमेंट को कोट कर रहे हो, कोई मुहावरा लिख रहे हो, किसी इंसिडेंट की, किसी घटना की चर्चा कर रहे हो, कोई शायरी लिख रहा हो, कोई दोहा लिख रहा हो, वो सबके सब रिलेवेंट होना चाहिए। यानी अगर आप महिला पे लिख रहे हैं निबंध, तो महिला सशक्तिकरण के पक्ष में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे महिला की कमी को नहीं दिखा करके महिला सशक्तिकरण के पक्ष पे लिखे गए जो कोई शायरी है उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। कि जरूरी नहीं कि घर में चिरागों से ही रोशनी हो, बेटियां भी अक्सर घर में उजाला लाती है। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी जब भी बातें लिखे, बंध कहने का मतलब बंधा हुआ होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल दे रहे हो, कोई भी स्टोरी लिख रहे हो, कोई भी शायरी लिख रहे हो, वो रेलिवेंट होना चाहिए और उस टॉपिक से डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए। न तो आपको भटकना नहीं है, क्योंकि 800-900 शब्द में अगर आप भटक गए तो आपका जो व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी, से ये पता चलेगा कि आपको एक जिम्मेदारी दी गई कि 1 घंटा में एक ऐसे लिखना है, और 1 घंटा में भी अगर आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो अगले जो 30-35 साल तक राज्य की सेवा करेंगे, आपको किस उद्देश्य से भेजा गया अधिकारी बना करके? आपको भेजा गया है कि राज्य सरकार के नीतियों को सही ढंग से लागू करना। तो आप अपने मुद्दे से भटक जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति 1 घंटा में अगर भटक जाएगा किसी मुद्दे से, तो वो व्यक्ति से की क्या गारंटी है कि अगले 30-35 साल तक वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकेगा?
यानी लक्ष्य जो है सरकार ने आपको किस लिए बनाया, अधिकारी लोगों की सेवा के लिए। सरकार ने जो योजनाएं बनाई उसको बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, न्याय करने के लिए, लोगों के साथ जस्टिफाई करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि थॉटफुली होना चाहिए, वेल टाइड कंपोजिशन विच इज रिटन थॉटफुली। तो निबंध का ये मतलब होता है, निबंध का अर्थ आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि निबंध का मतलब क्या होता है, यानी लिखा गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं और भावों को नियंत्रित ढंग से लिखते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब अपने विचारों और भावों को नियंत्रित ढंग से जब हम लिखते हैं तब उसको कहा जाता है निबंध। किसी भी चीज को लिख देना निबंध नहीं है। मतलब कोई अगर बोलेंगे, ये बोलेंगे कि नहीं 800 वर्ड में पूछा था, मैंने तो 10 पेज लिख दिया, नहीं एग्जाम दे करके आएंगे, बोले अरे पूछा तो था 5-6 पेज में लिखना था, मैंने 10 पेज, कितना भी काट ले तो मुझे 60% तो दे ही देगा, क्योंकि जितना पूछा था उससे ज्यादा मैंने लिख दिया। लेकिन उससे नंबर नहीं मिलेगा, आपको बता दूं, क्योंकि उसने जो पूछा था वो कितनी बातें आपने उसमें लिखी हुई, ठीक है, इससे नंबर मिलेगा। जो पूछ रहा है वो जो पूछ रहा है वही आपको लिखना है। आपको दूसरे विषय का ज्ञान प्रदर्शित करना ही नहीं है, आपको डिफरेंट टॉपिक पे आपको ज्ञान है, आपको बहुत ज्ञान है, आपने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, कोई मतलब नहीं है आयोग को। आपको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, आयोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। आयोग जिस विषय पे आपको चाहता है कि व्यवस्थित ढंग से आप अपने विचारों को लिखे 800 शब्द में, उसी विषय पे आपको लिखना है, उससे भटकना नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, जब हम अपने विचारों और भावों को नियंत्रित ढंग से लिखते हैं तब उसे निबंध के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि when we write down our thoughts and feelings in a कैसे लिखते हैं, in a controlled manner, it is known as ऐसे, in a controlled manner। कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आपको नियंत्रित होना चाहिए, आप पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। यानी किसी मुद्दे को देख लिया, आरक्षण पे निबंध पूछ दिया और आप उस वर्ग से है जिसको आरक्षण से की वजह से लगता है कि नुकसान हो रहा है, तो अब आपके अंदर जो थॉट्स है वो एकदम से निगेटिव वाला भरा हुआ है, आप दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो फिर आप कैसे अधिकारी बनेंगे। आपको तो समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलना है अधिकारी के रूप में, सभी के अधिकारी हैं, अधिकार आप सबके हैं और सब आपके हैं। एज ए ऑफिसर आप जब एक एसडीएम बन के जाएंगे तो उस अनुमंडल के क्षेत्र में आने वाले जितने भी जनता है सबके आप अभिभावक हैं सरकार की तरफ से, और सबके लिए आपके दिल में, आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको अपनी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक एक व्यक्ति आपके लिए, आप उनके लिए गार्जियन है और आपको बेस्ट करना है अपना, ठीक है, अपने आप को समर्पित कर देना है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जब विचार आते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, विचार और भावों को जब नियंत्रित ढंग से एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, तो उसी ही क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एसे या निबंध। तो बीपीएससी ने निबंध को शामिल किया है और निबंध को इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। एसे जो है वो अलग चीज है, थोड़ा अलग है, आज एक अलग प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैं इस मुद्दे पे चर्चा नहीं करूंगा कि एसे का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, ग्रामर की बुक में जाएंगे तो आप मिल जाएगा, तो आप देखेंगे तो एसे की परिभाषा अलग है और निबंध की परिभाषा अलग है। बीपीएससी ने निबंध को शामिल किया है। इंग्लिश मीडियम वालों को जब मैं लिखाऊंगा क्लास में, साथ साथ इंग्लिश में भी लिखाऊंगा, तो साथ में क्या करेंगे, हम लोग वो बातें लिखेंगे जो निबंध होता है, ठीक है, हम लोग निबंध पढ़ेंगे। क्लियर है, इंग्लिश मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ेंगे और कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा आपको इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स और आगे बढ़ते हैं। ऑफलाइन क्लास आप बात कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ठीक है, आप लोग बात कर लीजिए और उसके बाद जाकर के कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए। और ऑफलाइन क्लासेस जो है हम लोग की मुखर्जी नगर से, ये अभी क्लास जो है वो मुखर्जी नगर से चल रही है, ये हाइब्रिड क्लास है, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। आप लोग तो जो ऑनलाइन वाले हैं, कैमरा की तरफ मैं देख रहा हूं तो इसका मतलब है ऑनलाइन वाले हैं, अगर मैं नीचे देख रहा हूं तो इसका मतलब है ऑफलाइन वाले हैं, ठीक है। यानी कि ये हाइब्रिड क्लास है, यानी कि आप बिहार के किसी भाग से या देश के किसी भी भाग से आप जब हमसे जुड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि आपको जो दिल्ली के क्लासरूम में हम लोग जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वही चीजें आपको डायरेक्ट मिल रही है लाइव में। क्लियर है, चलिए। तो निबंध का अर्थ भी समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, तो अब हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ एसे, यानी निबंध के अंग। निबंध के अंग क्या क्या होते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली जो एक एसे या एक निबंध होता है उसके 4 भाग होते हैं, ठीक है, 4 भाग उसके होते हैं। क्या क्या होता है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक या
शीर्षक, ये निबंध का भाग होता है। शीर्षक जो होता है या टॉपिक जो होता है वो निबंध का क्या होता है, वो भाग होता है। उसके बाद जाकर के दूसरा जो पार्ट होता है ऐसे का, वो होता है इंट्रोडक्शन। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, होता है पहला प्रभाव। अगर आप किसी को पहली बार प्रभावित कर लिए तो फिर आगे का काम आपके लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। बैंक में लोन लेने जाइए, मैनेजर साहब को प्रभावित कर लिए, थाना में जा रहे हैं किसी काम करवाने के लिए, दरोगा साहब को प्रभावित कर लिए, तो फिर आपका काम क्या हो जाता है, हो जाता है। आप गए और जाते ही आपने दरोगा साहब को सलाम नहीं किया, आप सीधे जाकर के कुर्सी पे बैठ गए कि आप ही है दरोगा, तो फिर आपका इंप्रेशन क्या बना कि ये रूड व्यक्ति है। फिर आपका आगे का काम जो है वो संदेह में आ जाएगा। आप जाते ही उनको नमस्कार किया, ठीक है, उसके बाद एक अच्छे स्माइल के साथ, उनका थोड़ा मूड खराब था तो भी मूड अच्छा बन गया, फिर आपका काम आसान हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन जो होता है उसी तरह का होता है, यानी कि ये एग्जामिनर को क्या करता है, इंप्रेस करता है। और ये जो इंप्रेशन होता है ये पहला इंप्रेशन होता है, और ये इंप्रेशन जो होता है यहीं से बात बननी शुरू हो जाती है। देखिए ना, कहते हैं कि बात करने से ही बात बनती है, बात नहीं करने से बातें बनती है। तो बात करने की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, तो बात करने की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होगी। इसको आप प्रस्तावना कह सकते हैं, इसको आप भूमिका कह सकते हैं, और इसको आप परिचय भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हिंदी में 3 शब्द होंगे, प्रस्तावना, भूमिका, परिचय, और इसको कहा जाएगा इंट्रोडक्शन। निबंध का ये पार्ट हो गया। निबंध का यानी एसे का जो थर्ड पार्ट होता है, ठीक है, एसे का जो थर्ड पार्ट होता है, आप लोगों को कुछ सवाल भी है तो आप लोग ले सकते हैं, मैं ले लूंगा क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी कब एडमिशन ले, कितना फी है, ये शिक्षा के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं, फी की जो बातें हैं या जो बाकी चीजें हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2-2 नंबर आपको दिया गया है उस पर आप इंक्वायरी कर लेंगे। जितनी भी चीजें आप मुझसे विषय से संबंधित जितना सवाल पूछना है पूछिए, जो पूछना है पूछिए, जो कंटेंट चाहिए उसके लिए मैं अपना नंबर दे देता हूं। आप लोगों को कोई पीडीएफ चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए, मॉडल ऐसे चाहिए, उसका मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग शेयर कर दूंगा। कभी कोई मार्गदर्शन चाहिए, कभी परेशान है, पढ़ाई में नहीं मन लग रहा है, तभी आप मुझे कॉल कर ले। मैं हमेशा से यही बोलता हूं, ऑनलाइन में भी आकर के अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूं कि शिक्षक जो है वो समर्पित होता है अपने छात्रों के लिए। ठीक है, मुझे आपके कॉल या मैसेज से अगर वो रेलिवेंट है, यानी आपके पढ़ाई से संबंधित है या आपको कोई जीवन में समस्या है उससे संबंधित है, तो शिक्षक और छात्र के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। आप मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिए, और जिस दिन तक आपके कॉल या मैसेज से मुझे परेशानी नहीं होगी तब तक मैं शिक्षक रहूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि नहीं, छात्रों के कॉल या मैसेज से मुझे परेशानी हो रही है, तो मैं किस बात का शिक्षक, तब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन जब तक मैं पढ़ाऊंगा, जब तक इस फील्ड में हूं, मैं एज ए टीचर मैं इस फील्ड में हूं, तब तक मुझे आपके कॉल या मैसेज से कोई परेशानी नहीं होंगे। आप असफल है, अभी आप सफल नहीं हुए हैं, अभी 2 ही लोग आपके साथ होंगे, एक आपका शिक्षक और एक आपके पेरेंट्स। ठीक है, बाकी तो सफल जब हो जाएंगे तब तो कारवा बड़ा हो जाएगा, तब तो दूर दूर के लोग भी दिखाएंगे कि अरे मेरे मौसी के गांव के, मेरे मौसी के वो हैं, ठीक है, मेरे बुआ के वो है, वो बाद की चीजें होती है। लेकिन अभी अगर बात करें तो अभी 2 लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि आपके पेरेंट्स की तरफ से है, और दूसरा एक मोरल सपोर्ट जो आपके टीचर की तरफ से है या इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये दोनों चीजें आपको आसान कर देगी, सफलता की तरफ ले जाएगी, और आपके लिए आसान हो जाएगा इस एग्जाम को फेस करना, जो एग्जाम डेली टफ होता जा रहा है। हर दिन ये एग्जाम कठिन होता जा रहा है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही। तो इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना, भूमिका, परिचय, ठीक है। आगे उसके बाद जाकर के जो उसका होता है अगला, वो होता है बॉडी पार्ट, यानी इसको कहते हैं विषय वस्तु, या इसी को कहते हैं विषय विस्तार। विषय विस्तार, इसमें उस टॉपिक को डिटेल में बताया जाता है, जिस टॉपिक से पूछा गया है उस विषय का को विस्तार से लिखा जाता है। भूमिका के माध्यम से हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, और फिर उसके बाद जाकर के फिर आगे ये चलता रहता है प्रक्रिया। ठीक है, अब जाकर के जो इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, 4th पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं उपसंहार, या फिर सामान्य भाषा में जब उत्तर आप लिखते हैं तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब लिखते हैं तो इसको निष्कर्ष भी कहते हैं कुछ लोग, निष्कर्ष। ठीक है, उपसंहार
या फिर इसको निष्कर्ष कहते हैं। तो ये 4 पार्ट होता है हमारे निबंध का, यानी एसे का, ये 4 पार्ट होता है। बसंत जी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, बात करने से बात बनती है। चलिए वेरी गुड, स्वागत है आपका बसंत जी। भूमि आपका भी स्वागत है। चलिए थैंक यू। आगे, आप एडमिशन ले या न ले, हम लोगों से जुड़े रहे मार्गदर्शन के रूप में, मैं अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे, अब देखिए ये जो 4 पार्ट है, इस 4 पार्ट में को अब हमें डील करना है, इनको एक्सप्लेन करना है, और कैसे करना है ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है शीर्षक यानी टॉपिक, यानी कि कोई भी विषय, जैसे मूस मुटई है लोढ़ा हुई है, न हाथी न घोड़ा हुई है, अगला खेती आगे आगे, पिछला खेती भागे जागे, या फिर मान के चलिए कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, या पोखरिया में मछली नौनो कुटी बखरा, या फिर इस तरह का बारहे पूत पिता के कर में, खेती उपजे अपने कर में। बहुत सारे जो विषय है, या फिर मान के चलिए कि नारी प्रकृति की एक सुंदर कृति है, या इस तरह की चीजें, ईश्वर है भी नहीं भी है, मतलब अमूर्त चीजों पे भी पूछा जाएगा, दार्शनिक विषयों पे भी पूछा जा सकता, एक ही नदी पे आप 2 बार स्नान नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो शीर्षक होते हैं कोई भी निबंध का होता है, तो दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर। ये आपको खुद से नहीं डिसाइड करना है, प्रोवाइडेड बाय द, यानी यह किसके द्वारा, आयोग या परीक्षक कह लीजिए, यह परीक्षक द्वारा द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी किस क्या शीर्षक आपका निबंध का होगा, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप डिसाइड ये करेंगे कि एक सेक्शन ए है, अगर उसमें 4 है, ठीक है, एग्जामिनर, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि निबंध किस पे लिखना है। ये 4 जो विषय दिए गए होंगे, सेक्शन ए में 4 टॉपिक होंगे, उसमें से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन चारों में से किस पे मैं लिखूं। मतलब सेक्शन ए में 4 टॉपिक है, उसमें से किस पे लिखेंगे ये निर्णय आप कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक क्या होगा ऐसे का वो डिसाइड किए हुए हैं, वो आपको क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड करेंगे। तो निबंध का जो पहला पार्ट है वो आयोग की जिम्मेदारी है, आयोग का कर्तव्य है। वो आपको सेक्शन जो ए होगा या सेक्शन 1 होगा उसमें आपको 4 ऐसे दे देंगे, सेक्शन 2 में भी 4 ऐसे दे देंगे, और सेक्शन 3 में भी 4 ऐसे दे देंगे। आपको इन 4 में से कोई एक पे लिखना है, इन चारों में से भी कोई एक पे लिखना है, और इन चारों में से भी कोई। तो शीर्षक जो होगा, जो निबंध का पहला पार्ट होगा, दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर, या कमीशन कह लीजिए, तो आयोग के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो शीर्षक पे तो बहुत ज्यादा बहस नहीं है, शीर्षक क्या हो सकता है इस पे हम लोग क्लास में करेंगे, जब मैं अलग अलग शीर्षकों पे अलग अलग विषयों पे निबंध लिखाऊंगा, तो आपको सारे विषयों पे निबंध लिखना आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको 20-30 टॉपिक 40 टॉपिक अगर लिखा दिया जाए क्लास के अंदर, तो आपको 41वां टॉपिक नया लगेगा ही नहीं। निबंध जो है वो ज्ञान से ज्यादा क्या जरूरी है, तो अभी तक आपने जिस चीज को नहीं किया है, यानी आपके बचपन से अभी तक आपने जितना ज्ञान अर्जित किया है उसको आपने निबंध के रूप में नहीं लिखा है। संजोग से आपने स्कूल और कॉलेज में निबंध तो लिखे, लेकिन उसको आपने रट करके लिखा है, जो कि आपको किसी किताब में मिल गया था। तो यहाँ आपको रट करके नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पे निबंध लेखन शैली यानी राइटिंग स्किल जो है, ऐसे की जो राइटिंग स्टाइल है वो आपको डेवलप कराया जाएगा क्लास में। निबंध तो लिखाया ही जाएगा क्लास में, लेकिन आपको इस हिसाब से लिखाया जाएगा ताकि आपके खुद के अंदर भी राइटिंग स्किल डेवलप हो सके। तो शीर्षक पे तो बहुत ज्यादा बहस की बात नहीं है, ये आयोग ही डिसाइड करेगा। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन क्या है देख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है, जैसे किसी के यहाँ आप जाते हैं तो अपना परिचय देकर के पहली बार आप क्या करते हैं, वहां पे उनके दिल में जगह बनाते हैं, और आपका परिचय अगर बेहतर नहीं रहा तो फिर आगे की बात नहीं बनने वाली है। तो परिचय जो होगा वो, या इंट्रोडक्शन जो होता है वो ऐसे में एंट्री की जाती है उससे, यानी आप जो 800 शब्द लिखने वाले हैं, 900 शब्द लिखने वाले हैं, उसमें आप एंटर कर रहे हैं, आप प्रवेश कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, इंट्रोडक्शन का मतलब होगा कि थ्रू दिस we enter the essay, through this we क्या करते हैं हम लोग, through this we enter the
द एसे। इसके माध्यम से हम निबंध में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं? निबंध में प्रवेश करते हैं। के माध्यम से हम निबंध में प्रवेश करते। ठीक है, हमारे पास पर्याप्त समय है ना, आज समय का तो दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं? निबंध में प्रवेश करते हैं। इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट पार्ट। आप इसको बेस्ट पार्ट कह सकते हैं क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी होगी तब तो आगे उनको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। इट इज कंसिडर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द एसे। इसे क्या माना जाता है? इसे निबंध का सबसे श्रेष्ठ भाग माना जाता है। श्रेष्ठ इस संदर्भ में क्योंकि कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। श्रेष्ठ भाग माना जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति आपसे गांव में गए, आप मिले, ठीक है, और आपने उनसे हाथ मिलाया, उन्होंने स्माइल दिया। जब उन्होंने स्माइल दिया तो आपने देखे कि उनके दांत पूरी तरह से लाल या पीले पीले लग रहे, तो आपका इंप्रेशन उनके प्रति क्या बनेगा कि ये व्यक्ति गुटखा खाने वाला व्यक्ति है। और जैसे आपका ये बन जाएगा कि ये पान मसाला दिन भर चबाने वाला व्यक्ति है, जैसे आपने मुस्कुराया, उसने आपके ने देखा, तो आपकी धारणा उनके प्रति क्या बनी कि गुटखा खाने वाला व्यक्ति। और गुटखा खाने, उसके बाद वो व्यक्ति विद्वान है या नहीं, गुटखा भले ही उसकी एक छोटी सी कमजोरी है, वो खा रहा है, लेकिन बाकी वो व्यक्ति ज्ञान का सागर है, अथाह ज्ञान है उसके पास, जीवन का भी और अन्य चीजों का भी, विषयों का भी। लेकिन ये चीज आपके मन में शुरू में बैठ गया कि नहीं ये तो गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, तो फिर क्या होगा? इंप्रेशन उसका आपकी नजर में खराब हो जाएगा और फिर आप आगे इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पहला इंप्रेशन, ठीक उसी तरह से मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए कि एक निबंध का भी यही होता है कि आप अगर शुरुआत अच्छा होता है तो आपका कहते हैं कि अगर आप शुरुआत कर देते हैं और आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो फिर आगे आपका क्या होता है कि आगे आपका सब कुछ एकदम से अच्छा होता चला जाता है। जब आप अच्छा से एक इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन जब आप लिखते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाले विद्वान होते हैं वो रुचि दिखाते हैं कि अरे इतना सुंदर लिखा है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे अलग अलग विषयों पे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। तो ये क्या होता है? द बेस्ट पार्ट ऑफ द एसे। हु कैन स्टार्ट द एसे विद, ठीक है, वी कैन स्टार्ट द एसे विद, हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एसे को, देख लीजिए। वी कैन स्टार्ट द एसे विद पोइट्री, शायरी, दोहा ही लिख दे रहा हूं मैं, दोहा, स्टोरी, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है, आइडिया, आइडिया के बाद इंसिडेंट, एक्सेट्रा। हम इसकी शुरुआत या निबंध की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैसे सीधे लिखना और बाकी अलग ढंग से लिखने में क्या अंतर होता है? देखिए, जनरल जिनको 30% नंबर आएगा और जिनको 60% नंबर आएगा, उनमें अंतर क्या होगा? हम निबंध को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कविता, बताएंगे आगे, शायरी, दोहा, कहानी, उसके बाद जाकर के स्टेटमेंट, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, बयान कह सकते हैं आप इसको, या कथन कह सकते हैं आप, कथन लिख लीजिए स्टेटमेंट का, अच्छी हिंदी लिखिए,
अभी से डालिए कथन, ठीक है, विचार, विचार, घटना इत्यादि द्वारा द्वारा आरंभ कर सकते हैं। अभी से भाषा ठीक कर लीजिए, लैंग्वेज ठीक होने लगेगा, लैंग्वेज आपका अभी से ठीक होना। आरंभ करते हैं। तो एक बार आप लोग सभी लोग जो जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से। इत्यादि द्वारा आरंभ कर सकते हैं। आगे अब देखिए जैसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम लोग देखिए कि कैसे हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। एज, ठीक है, एज, अब देखिए इंट्रोडक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग निबंध की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाना चाहिए, निबंध की शुरुआत कैसी हो। तो निबंध की शुरुआत अगर देखिए डिफरेंट मैं टॉपिक बताते जाता हूं और देखिए कि जनरली आप लिखते हैं एक निबंध, अभी आपने भी प्रयास किया होगा एक दो बार लिखने का, और एक निबंध लिखने में 3-4 दिन लग गया होगा, कभी 4 शब्द लिखा होगा, फिर सोचा होगा छोड़ो यार नींद आ रही है कल लिखते हैं, फिर सोचा होगा कि नहीं परसों लिखते हैं, फिर सोचा होगा कि नहीं। तो निबंध एक भी अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे 99% जिन्होंने अभी तक एक निबंध भी नहीं लिखा होगा जब से बीपीएससी ने निबंध को इंट्रोड्यूस किया है। और 69वीं में वो सोचते होंगे कि एकदम से निबंध सबसे अपने जीवन का सबसे बढ़िया निबंध में सीधे डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिख दूंगा, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, विराट कोहली ने भले ही 25,000 से ज्यादा रन बना लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, विराट कोहली ने 25,000 सबसे फास्टेस्ट है, आपको पता होगा सबसे तेज गति से 25,000 रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का था, जिसको अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली ने तोड़ा है। तो विराट कोहली ने तो अपने जीवन में अनगिनत जो है वो स्टेट ड्राइव खेला है, कवर ड्राइव खेला है, लॉन्ग ड्राइव, वो क्या कहते हैं उसको ऑन ड्राइव खेला है उन्होंने, उसके बाद जाकर के पुल किया है उन्होंने, स्क्वायर ऑफ द ये क्या कहते हैं उसको, उसके बाद जाकर के उन्होंने थर्ड मैन पे उन्होंने विकेट कीपर के ऊपर से निकाला होगा, कितने उन्होंने हर शॉट्स उन्होंने खेले हैं जीवन में, ठीक है, एक कंप्लीट बैट्समैन है, वो हर प्रकार के शॉट्स खेलते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो अभी भी उनकी क्या होती है, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं सबका प्रैक्टिस सेशन भी होता है, और उसमें वो क्या करते हैं, तो उसमें वो नेट पे उसी शॉट्स को प्रैक्टिस करते हैं जिसको उन्होंने हजारों बार लगाया हुआ है और सक्सेसफुली लगा हुआ है, अट्रैक्टिव शॉट उन्होंने खेले हुए। क्यों? क्योंकि अभ्यास जरूरी होता है। जैसे आप अभ्यास नहीं करते हैं वैसे आपका क्या होता है, वैसे ही आपकी जो स्किल तो होती है आपके पास, लेकिन वो स्किल जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, वो धार उसकी कम होने लग जाती है। तो यही चीजें निबंध के बारे में भी है कि आपने जीवन में कितना भी पढ़ा हुआ है, आप फिलोसफी बैकग्राउंड के हैं, आप लिटरेचर बैकग्राउंड के हैं, आपने कितना भी लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, विराट कोहली ये मान ले कि नहीं 25,000 मैंने रन बना लिए तो 25,000 तो और मैं बना लूंगा, क्यों मैं एक ही शॉट्स को करूं जिस शॉट्स को मैंने हजारों बार खेला हुआ। अभ्यास जरूरी होता है। तो यही चीजें निबंध के साथ भी है। तो हम लोग जो अभ्यास करेंगे देखिए कैसे फर्क होता है एक सामान्य निबंध लिखने वाले में और एक, जैसे मैं अगर एक बात करूं तो जैसे हम लोग अगर महिला से संबंधित विषय पे लिखेंगे, वुमेन रिलेटेड टॉपिक, चलिए हम लोग लेते हैं एक, देखिए कैसे इंप्रेशन बनेगा आपका इंट्रोडक्शन से, वुमेन रिलेटेड टॉपिक, महिला से संबंधित विषय। देखिए कैसे शुरू करेंगे, सीधे सीधे लिखने पे आ जाएंगे, महिला पे जो पूछे उसके अनुसार ये बदलेगा। देखिए वुमेन रिलेटेड टॉपिक, महिला से संबंधित विषय या महिलाओं से संबंधित विषय। अगर इस पे निबंध लिखा जाए तो एक जनरल अगर आप पहला पैराग्राफ लिखते हैं वो, और दूसरी तरीका से जो मैं बता रहा हूं उसमें लिखेंगे तो देखिए अंतर क्या होगा। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं पोएट्री से। तो पोएट्री जैसे आप लिखेंगे, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, विश्वास रजत नग, विश्वास रजत नग पगतल में। किनका है ये? जयशंकर प्रसाद। आप यहां से शुरू कर सकते हैं या फिर देख लीजिए, ठीक है, या फिर ठीक है, देखिए तो सामान्य पैराग्राफ लिखेंगे और वैसे लिखेंगे
या फिर महिला सशक्तिकरण या महिला से संबंधित भेदभाव पे आता है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे करके, इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे। आधी शिक्षा आधी सेहत, देख लीजिए कैसे चीजें, पहला इंप्रेशन आपका अच्छा बनता है। आधी शिक्षा आधी सेहत, मजदूरी आधी मिली, देश हो गया आजाद मगर मगर इनको ना अब तक आजादी मिली। आजादी, ये पहला इंप्रेशन आपका ऐसे बनेगा। आप महिला विषय को लेकर के आप जानते हैं, आप गहराई से आप विषय को जानते हैं, आपके विचार सकारात्मक है कि महिलाओं को समाज में सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, और इसको लेकर के आपके मन के अंदर व्यथा भी है, यानी कि आप एक अच्छी सोच रखते हैं, ये चीजें आपको पता चलेगी। अब इसी महिला विषय पे आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टार्ट मतलब कैसे आप स्टार्ट करें। तो ये तो हो गया महिला से रिलेटेड। अगर आपको शिक्षा से रिलेटेड पूछ दिया जाए तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा? एजुकेशन, यानी शिक्षा से संबंधित अगर कोई विषय पे आपको निबंध पूछे तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, मैं हूं जिस हाल में मैं सनम रहने दे, मैं हूं जिस हाल में सनम रहने दे, बहुत फेमस शायरी है ये। चाकू मत दे मेरे हाथों में, हाथों में कलम रहने दे। देखिए ऐसे शुरुआत करके कैसा इंप्रेशन बनता है आपका। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो शिक्षा से संबंधित जो विषय शुरू करेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके अलावा आप किसी के स्टेटमेंट को ले सकते हैं कि शिक्षा जीवन में एक वरदान है, ठीक है। आप ऐसे किसी का स्टेटमेंट ले सकते हैं, कोट कर सकते हैं किसी विषय को कि एजुकेशन इज ए बून इन लाइफ, इज ए बून इन लाइफ, एजुकेशन इज ए बून इन लाइफ, बून इन लाइफ, वेर इज इलिटरेसी इज ए कर्स, वेर इज illiteracy is illiteracy is curse of life, is a curse of life। यानी अशिक्षा क्या है? तो शिक्षा जीवन में एक वरदान है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन में, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, जीवन में एक वरदान है, वरदान है, जबकि निरक्षरता या अशिक्षा, निरक्षरता या अशिक्षा एक अभिशाप है कि नहीं? तो आप इससे शुरू कीजिए, इसको इन्वर्टेड कॉमा में, उसके बाद जाकर के शिक्षा से संबंधित विषय को लिखिए। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट सब, और उसके बाद जाकर के चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इंटरनेट पे लिखना हो, अगर आज के डेट में देखिए इंटरनेट का जमाना है, लोग बहुत ज्यादा बिजी है इंटरनेट पे, कई सारे उसके दुरुपयोग उपयोग है, जीवन के इस आपाधापी में इंटरनेट के जाल में लोग फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। लोग समझते थे कि कंप्यूटर आने से जीवन आसान होगा, कंप्यूटर आने की वजह से जीवन और ज्यादा उलझता जा रहा है। इतने सारे सोशल मीडिया साइट्स दिन भर लोग लगे रहते हैं। कुछ लोग इसलिए परेशान है कि उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग इसलिए परेशान है कि इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया, अच्छे अच्छे कमेंट अभी तक नहीं आए हैं। कितने लोगों ने बार बार खोल खोल करके परेशान है, देख रहा है कि कितने लोगों ने लाइक किया है, ठीक है। तो परेशानी तो है जीवन में। तो अब मान के चलिए इस पे अगर लिखना हो, इंटरनेट पे ही अगर स्टार्ट करना हो, तो इंटरनेट पे अगर किसी या उससे जुड़े हुए सोशल मीडिया से, तो आप कैसे शुरू करेंगे? इंटरनेट
या सोशल मीडिया। इस पे अगर आपको शुरुआत करना हो तो आप कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। जन्नत का सुख था, जन्नत का सुख था। इसी को आप क्या कहते हैं उसको, देवनागरी में भी लिख सकते हैं, इसी को आप रोमन में भी लिखेंगे, ठीक है, ट्रांसलेट नहीं करेंगे इसको। रोमन में जन्नत का सुख था बचपन में मां की गोद में। जन्नत का सुख था बचपन में मां की गोद में, जवानी आहें भरता रहा, जवानी आहें भरता रहा रहा कंप्यूटर के कीबोर्ड में। यही है दुनिया। कई कई दिनों तक घर नहीं जा रहे लोग, आईटी कंपनी में अच्छा पैकेज तो दे देता है, अच्छी सैलरी, सब कुछ मिल रहा है, अच्छा पैकेज वाला सैलरी मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन जो टाइम है वो आपके अनुकूल नहीं है। आप रात रात भर काम कर रहे हैं, आपका मन नहीं है काम करने का, तब भी आपको टारगेट दिया गया है जो आपको पूरा करना है। आप परिवार वालों के लिए पैसे तो जुटा लिए लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई, जो आजकल के अच्छे पैकेज वाला नौकरी है उसके साथ ही लोग परेशान है, लेकिन उस पर इतना ज्यादा ईएमआई का, उसके बाद जाकर के क्या कहते हैं रेंट का, एक्सपेक्टेशंस फैमिली का, खर्च का बोझ है कि वो छोड़ भी नहीं सकता, उस लाइन से बाहर भी नहीं आ सकता है। उसी में से कुछ आईटी वाले परेशान हो जाते हैं जब, तो नौकरी कुछ पैसा कमा के इकट्ठा कर लेते हैं बैंक में बैलेंस, और हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर 25 लाख का पैकेज था, 30 लाख का पैकेज था, एसडीएम के मुझे रूप में मुझे भले ही 60-70 हजार से शुरुआत होगी, लेकिन मैं एक सुकून की अब जिंदगी चाहता हूं, मैं आईटी वाले नौकरी से परेशान हो चुका हूं, कितना दिन में हो जाएगा तैयारी ये बताइए। बहुत सारे आईटी वाले आते हैं, मिलते हैं हम लोगों से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट से जुड़े हुए विषयों पे ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद या तो फिर आप एक वो कर सकते हैं, आप एक क्या कहते हैं उसको, एक स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं इंटरनेट से जुड़े हुए विषय पे अगर आप चाहे तो। डिस्पाइट बीइंग ए मशीन, डिस्पाइट बीइंग ए मशीन, comma, despite being a machine, the computer is slowly is slowly being a machine, the computer is slowly dominating our mind. रील नहीं देखते हैं खाना खाते समय तो खाना टेस्ट नहीं आता है क्या? रील को स्क्रॉल कर करके देखते रहते हैं तब खाना खाने में मजा आता है, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, जब खाना टेबल पे आ जाता है या नीचे बैठ जाते हैं तो सामने मोबाइल रख लेते हैं, दाहिना हाथ से खाना खाते रहते हैं और बाएं हाथ की जो अंगूठी होती है, अंगूठा वाला जो होता है, उससे रील को स्क्रॉल कर करके देखते हैं। जब तक खाना खाते हैं, 4 रोटी खाते हैं, तब तक 10-15 रील भी देख लेते हैं, तब खाना स्वादिष्ट भी लगता है और हजम भी होता है। नए जनरेशन का यही है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर एक मशीन होते हुए भी, कंप्यूटर एक मशीन, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं यहां से, मशीन होते हुए भी धीरे धीरे हमारे दिमाग पर हावी हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे हमारे दिमाग पर हावी हो रहा है। देखिए पूरा देखिएगा, आप बोलेंगे कि ये सेशन बहुत लंबा है, ये सेशन आपका बीपीएससी का डिसाइड करेगा कि सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। निबंध को इग्नोर करके जो मेरे 2-2.5 घंटे के सेशन को नहीं अगर सही से कर पा रहे हैं, फिर वो सोचे कि कैसे वो लंबी लंबी निबंध को लिखेंगे। और लंबी लंबी निबंध को लिखने के लिए एक लंबा लंबा सेशन का एक सीरीज आपको पार करने पड़ेंगे। मतलब आग का दरिया है और डूब के जाना है, समझ गए ना? तो जो लोग अगर इस लंबे सेशन को 2-2.5 घंटे वाले सेशन को यूट्यूब पे नहीं देख सकते हैं पूरा, वो सोचेंगे कि कोई मुझे एक शॉर्टकट से टिप्स दे दे और मैं निबंध लिख लूंगा और मैं बीपीएससी पास करके एसडीएम बन जाऊंगा। नहीं पॉसिबल है, ये सच्चाई है, सुन लीजिए, ठीक है। तो
हावी होता जा रहा है या हावी हो रहा है, तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर इसी में इन्वायरमेंटल इशू पूछ दे तो परिचय कैसे लिखेंगे, कैसे आप स्टार्ट करेंगे? अगर इन्वायरमेंटल इशू पे आ जाए, पर्यावरणीय विषय पे आ जाए, तो देखिए पर्यावरणीय विषय, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। पर्यावरणीय विषयों पे आ जाए तो कैसे लिखेंगे आप? देखिए जैसे आप लिख सकते हैं, बनज कुमार बनज का एक दोहा है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। या फिर एक और आप लिख सकते हैं, जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काटते काटते, ये मैंने लिखा है ये शायरी, ठीक है। कुल्हाड़ी से पेड़ काटते काटते, कुल्हाड़ी से पेड़ काटते काटते जब उसे बहुत देर हो गया, जब उसे बहुत देर हो गया, थक गया था वो बहुत, धूप धूप थी, ऐसे लिखेंगे, धूप थी और थक गया था वो बहुत। इसीलिए पेड़ के नीचे ही सो गया। देखिए कितना थॉटफुल है बातें। इसीलिए पेड़ के नीचे ही, यानी उस पेड़ को वो काट रहा था, लेकिन पेड़ इतना मोटा था कि काटते काटते वो थक गया, दोपहर हो गई थी, अब उसको रेस्ट की जरूरत थी, तो उसी पेड़ के नीचे। आप सोचिए पर्यावरणीय जैसे मुद्दों पे अगर आप लिखते हैं और ऐसी बातें लिखते हैं जो डायरेक्ट एकदम दिल पे पहुंचती है, हर्ट करती है, दिल को चोट पहुंचाती है, तो आप सोच के देखिए कि कितना अच्छा इंप्रेशन आपका बनेगा। इसीलिए पेड़ के नीचे ही सो गया, ठीक है। अब इसी को इंग्लिश वाले जो अगर लिखेंगे तो इंग्लिश वाले एक थॉट है बहुत ज्यादा, आप उसको लिख सकते हैं कि ब्रोकन बोटल्स एंड चार्ज पीस ऑफ ग्लास, ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन बोटल्स एंड, ऐसे ब्रोकन बोटल्स एंड चार्ज्ड पीस ऑफ ग्लास, ऑफ ग्लास, ब्रोकन बोटल्स एंड चार्ज पीस ऑफ ग्लास, पीसेस ऑफ ग्लास, पीसेस ऑफ ग्लास कर लीजिए, ठीक है। वेडेड अप न्यूज़पेपर, वेडेड अप एक कविता है ये फेमस, वेडेड वेडेड अप न्यूज़पेपर्स, पेपर्स, वेडेड अप न्यूज़पेपर्स, tossed on the grass, on the grass, ठीक है, tossed on the grass, pouring of concrete, of pouring of concrete, pouring of concrete and tearing out trees, and out trees, out trees, this is the environment, यही हो रहा है पर्यावरण का, this is the, this is the environment, this is the environment that surrounds me। आजकल हम लोग ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं, that surrounds me, ऐसे करके आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाकर के अगर इसी में एक कहानी भी आप लिख सकते हैं, जैसे एक स्टोरी है, आप उसको इन्वायरमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे आज के डेट में एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं किसी मोटिव से, फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है वो इरेलीवेंट हो जाता है, क्योंकि उसको बनाया गया होता है शिक्षा के लिए, और कुछ लोग उसमें जोक शेयर करने लगते हैं, कुछ लोग अपने पॉलिटिकल व्यू शेयर करने लगते हैं। कभी कभी बनाया जाता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए और उसमें लोग विभिन्न तरह के कंटेंट शेयर करने लगते हैं, फिर उस ग्रुप की का महत्व खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से ये हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आप उसको उस रूप में समझिए, आज के पीढ़ी को इसी रूप में समझ में आता है। तो ये एक क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इसको बनाया किसने है, अर्थ ने बनाया है। अर्थ क्या है, तो इस ग्रुप का एडमिन है। तो आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हैं कि अर्थ क्रिएट ए ग्रुप, अर्थ क्रिएट्स ए ग्रुप, पृथ्वी ने एक समूह बनाया, अर्थ एडेड रेन, अर्थ क्रिएट ए व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। स्टार्ट यहां से कीजिए, देखिए डायरेक्ट हर्ट करेगा, आज के जमाने के लोगों को लगेगा कि हाँ आप चीजों को समझ रहे हैं। अर्थ क्रिएट ए व्हाट्सएप ग्रुप, अर्थ एडेड रेन, एडमिन है तो एडमिन क्या कर रहा है, नए नए सदस्यों को जोड़ रहा है। अर्थ एडेड रेन, अर्थ एडेड फॉरेस्ट, अर्थ एडेड एनिमल, अर्थ एडेड मैन या ह्यूमन, मानवों को भी उसने ग्रुप में शामिल कर लिया। अब क्या है कि एडमिन को लगा कि एक और एडमिन बनाना चाहिए, इनमें सबसे समझदार कौन है, ऑब्वियसली ह्यूमन। तो नाउ ह्यूमन इज ऑल्सो एडमिन। तो मेन एडमिन ने क्या किया, मनुष्य को भी एडमिन बना दिया, थोड़ा अधिकार ज्यादा दे दिया धरती पे। अब देखिए जो नया एडमिन है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन रिमूव फॉरेस्ट, जंगल को काट रहा है, ह्यूमन रिमूव एनिमल्स, जानवरों को मार रहा है, रेन लेफ्ट द ग्रुप, वर्षा क्या हुआ, ग्रुप से लेफ्ट कर गई, और नाउ द व्हाट्सएप ग्रुप इज इररिलेवेंट। व्हाट्सएप ग्रुप क्या हो गया, अब व्यवहारिक रूप से नहीं रह गया व्यवहार। तो यही हुआ है ना धरती के साथ। तो आप इसको अगर लिखेंगे इस ढंग से, आप अगर शुरुआत करते हैं पर्यावरण वाले विषय पे, तो देखिए कितना नंबर आएगा आपके पास, मार्क्स अच्छे खासे आएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है समझ में, अगर आप इस 2 घंटे को समझ जाएंगे तो फिर आपका निबंध की समस्या का समाधान हो जाएगा, और आपको ये लगता होगा कि कोई 5 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच से आप दे देगा और उससे आप निबंध लिखना सीख जाएंगे। तो ये गलतफहमियां हैं, आपको बता दूं। 30 सेकंड के रील से या 1 मिनट के कोई शॉर्ट्स वीडियो से आप निबंध लिखना नहीं सीख सकते हैं। और वो जो मोटिवेशन होता है वो मोटिवेशन तभी तक चलता है जब तक आप रील देखते हैं। जैसे आपको वास्तविकता का एहसास होता है वो मोटिवेशन आपका खत्म हो जाता है। अच्छे साउंड, अच्छी वीडियो एडिटिंग के साथ बनाया गया जो शॉर्ट्स और रील होता है वो आपको कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन मेहनत और अच्छे मार्गदर्शन के तहत की गई तैयारी जो है वो आपको एक लंबे समय तक मोटिवेटेड रखता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण वाले विषय पे अब इसी से जुड़े हुए अगर मान के चलिए मानव क्षमता पे पूछ ले, ह्यूमन पोटेंशियल पे, मानव क्षमता पे या ह्यूमन के पोटेंशियल पे अगर, या विल पावर पे, ठीक है, विल पावर पे अगर इस तरह का पूछ ले, मान के चलिए कोई निबंध पूछ ले क्षमता पे, या फिर मनुष्य के इच्छा क्या कहते हैं उसको, क्षमता पे अगर निबंध पूछ ले, विल पावर पे पूछ ले अगर, तो किस तरह से लिखा जाएगा देखिए। ठीक है, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं या विल पावर कहते हैं, उस पे अगर पूछ ले तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो उसमें दलाई लामा को कोट कर सकते हैं हम लोग। मैं बहुत सारे कोटेशंस भी आप लोगों को लिखाने वाला हूं क्लास में, तो आप दलाई लामा को कोट कर सकते हैं कि दलाई लामा ने कहा है कि ह्यूमन पोटेंशियल इज द सेम फॉर ऑल, इज द सेम फॉर ऑल, यानी मानव की जो क्षमता है वो सबके लिए समान है। यानी एक व्यक्ति जो एक मानव है जिसके 2 हाथ 2 पैर है 2 आंखें हैं, ठीक है, उसकी जो क्षमता है वो सभी व्यक्ति में समान है। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो कोई एक व्यक्ति कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है। अब आप उसको एक संकीर्ण माध्यम से नहीं ले लेंगे कि एक पहलवान जो है वो 200 किलो उठा सकता है, एक व्यक्ति नहीं उठा सकता है, वो अलग चीज बातें हैं। यहाँ पे है मानव क्षमता की बात है। तो आपने देखा होगा कि एक युवा है, एक लड़का है जिसका दोनों पैर कट गया था
और एक एक्सीडेंट में, और उसके बाद जाकर के उसने देखा होगा आपने कि किस तरह से वो आईएएस बना था। अभी रिसेंटली बात है, इसी बात की बात है। तो ह्यूमन पोटेंशियल इज द सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। अब उसमें क्या है, सेम फॉर ऑल, इफ यू हैव विल पावर। दलाई लामा ने क्या कहा है, देखिए, इफ यू हैव विल पावर, if you have willpower, then you can change anything, then you can change anything। ये किनका है, तो ये है पूजनीय दलाई लामा जी का कथन। आप इससे लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि मानव की क्षमता सभी में समान है, ठीक है। यदि आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप सब कुछ बदल सकते, बस यही इच्छा शक्ति का ही खेला है, इसी का अंतर है। किसी के जिसके अंदर इच्छा शक्ति है वो सब कुछ बदल सकता है, और जिसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, ठीक है, वो बैठा रहता है। कहते हैं ना कि जो सफर पे निकलते हैं, जो घर से निकलते हैं, उसी को सफलता मिलती है। सफल होने के लिए घर से निकलना पड़ता है, और भटकते भटकते कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो खेला है, पूरी की पूरी जो सृष्टि में जो सफलता और असफलता है वो क्या है, तो वो विल पावर पे निर्भर करता है। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ कर लेंगे। इच्छा शक्ति के ही ऊपर निर्भर है कि कोई व्यक्ति चांद पे भी जा सकता है और कोई व्यक्ति घर से भी नहीं निकलता है। ये उसकी अपनी अपनी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। जो व्यक्ति एवरेस्ट पे गया था और जो व्यक्ति सेकेंड फ्लोर पे जाते जाते लिफ्ट ढूंढता है कि नहीं सेकेंड फ्लोर पे मैं सीढ़ी से नहीं जाऊंगा, दोनों ही सेम व्यक्ति है, दोनों को भगवान ने सेम बनाया था, बस उसके अंदर इच्छा शक्ति थी तो वो 8,848 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया। और दूसरा वो व्यक्ति है कि 2 फ्लोर चढ़ने के लिए भी बोलता है तो पहले क्या करता है, सीढ़ी की जगह वो लिफ्ट ढूंढता है। तो ये विल पावर पे निर्भर करता है। तो आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जाकर के अगर हम लोग बात करें तो जैसे संतुष्टि जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे स्टोरी अगर हमें लिखना हो, जैसे हमें अगर कोई निबंध ऐसा लिखना हो जिसमें हमें दिखाना हो कि व्यक्ति का संतुष्ट होना कितना जरूरी है, ठीक है, सेटिस्फाइड होना कितना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग चाहे तो कहानी भी लिख सकते हैं। जैसे अभी तक मैंने बताया कि दोहा, शायरी, इंसिडेंट, कोट, चीजों को करके भी आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। आप ऐसे, जैसे अगर आपसे पूछ दे संतोषम परम सुखम, यानी संतुष्टि होना जीवन में जरूरी है। जो लोग संतुष्ट नहीं है वो व्यक्ति सुखी नहीं है, कितना भी हो जाए। अब इस चीज को अगर निबंध में इसी तरह से पूछ ले कि जीवन में संतुष्टि जरूरी है, तो इसको आप जो है वो आप इसको एक स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। और वो स्टोरी कौन सा है, लॉर्ड बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध की एक कहानी से आप शुरू कर सकते हैं। अभी मैं वो कहानी आपको बता देता हूं, ठीक है। अब उस कहानी को आप इन्वर्टेड कॉमा में ले लेंगे और उस इंसिडेंट को पहले लिखेंगे, स्टार्ट वहां से करेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध एक बार पाटलिपुत्र में उपदेश दे रहे थे, ठीक है, और जब वो उपदेश दे रहे थे महात्मा बुद्ध, तो उनसे उनका जो शिष्य था, उनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद, और उसके बाद उपाली। तो आनंद ने उनसे एक सवाल पूछा, ठीक है, आनंद ने जो है महात्मा बुद्ध से एक सवाल पूछा कि महाराज, हु इज द हैप्पीस्ट अमॉन्ग द पीपल, महाराज हु इज हैप्पीस्ट अमॉन्ग द पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि महाराज आपके सामने जितने लोग बैठे हुए आप जो उपदेश दे रहे हैं उसमें सबसे सुखी कौन है। तो फिर महात्मा बुद्ध ने एक बार आगे से लेकर के पीछे तक नजर डाली, कई लोग बैठे हुए थे, ठीक है, आगे से पीछे तक नजर डाली, सबसे पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बाकी लोगों की तुलना में, जिसके कपड़े मैले कुचेले थे, फटे पुराने थे एकदम से, और शकल से ही लग रहा था कि बहुत गरीब व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन वो व्यक्ति जो, उसके चेहरे को देख करके महात्मा बुद्ध को क्या आया, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी। अब उनको आश्चर्य लगा क्योंकि सामने ऐसे लोग बैठे हुए थे जो मोटे मोटे सोने के चेन पहने हुए थे, हीरे जवाहरात पहने हुए थे, कपड़े जो थे वो उस जमाने में मान के चलिए उसके थे क्या कहते हो, रेशम के कपड़े थे, सिल्क के कपड़े थे, जो कि उस समय क्या माना जाता था, अमीर लोगों का अटायर्स माना जाता था। कुछ लोगों के बाहर रथ खड़े थे, वो डायरेक्ट घोड़ा से आया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध ने उसको क्यों कहा, तो आनंद के मन में ये जिज्ञासा हुई कि आपने कैसे ये मान लिया कि वही व्यक्ति सुखी होगा। तो फिर कहा कि चलो टेस्ट कर लेते हैं, आओ मेरे साथ। फिर उसके बाद जाकर के
बाकी जितने भी लोग थे बारी बारी से उन्होंने सबसे पूछा कि उनका डिजायर क्या है, यानी आपका उम्मीद क्या है, आप जीवन में आगे क्या चाहते हैं। ठीक है, तो किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना सोना चांदी हो जाए, मेरे पास इतना ही खेत है, 5 एकड़ है, मेरे पास कम से कम 10 एकड़ खेत हो जाता तो मैं अच्छे से खेती। ठीक है, किसी ने चाहा कि मेरा बेटा वो बन जाए, मेरे बेटे को ये नौकरी हो जाए, राज्य में इस पद पे पहुंच जाए। तो सबके जो एक्सपेक्टेशंस थे, सबके डिजायर थे, अलग अलग थे। सबसे जो लास्ट व्यक्ति, हाँ आज खत्म करेंगे, इंट्रोडक्शन पे ही खत्म करेंगे, तो सबसे जो अंतिम व्यक्ति था जिनको महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति है, तो उनके पास गए और फिर उनसे पूछा कि आपका डिजायर क्या है, आपका लक्ष्य या आपकी उम्मीद क्या है जीवन को लेकर के। तो कहा कि महात्मा जी मेरी कोई उम्मीद नहीं है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मैं मजदूरी करता हूं और मुझे जितना मिलता है उसी से मेरा घर परिवार अच्छे से चल जाता है, सुखी रहता हूं। मैं आपके नाम लेता हूं, भगवान का नाम लेता हूं, भगवान की भजन गाता हूं, और आपका मेरा जो डिजायर है ये है कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर जीवन भर इसी तरह बना रहे। ठीक है, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में बना रहे, मुझे कभी कोई समस्या नहीं होगी और कोई कष्ट नहीं होगी, आपका आशीर्वाद और आपका जो ये स्नेह है जो आपका मेरे प्रति है वो बना रहे। तो आपने एक सुना होगा कैलाश खेर का एक बहुत ही फेमस है कि दौलत शोहरत क्या करना, तेरे प्यार का सहारा काफी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह से कहानियों से भी आप शुरुआत कर सकते हैं कि जीवन में कितना ज्यादा संतुष्टि जरूरी है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन यानी परिचय। किसी भी निबंध को जब आप लिखेंगे, जब आप दोहा, कविता, शायरी, इन सब के माध्यम से जब आप किसी भी ऐसे को लिखते हैं तो आपका पहला इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा बनता है। और जब पहला इंप्रेशन अच्छा बनता है तो जो कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं, उनका क्या होता है, उनका आपके प्रति एक सकारात्मक सोच बनती है। और जब आपका पहला इंट्रोडक्शन अच्छा होता है तो आगे वो उसे इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ते हैं और फिर आपका मार्क्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपका जो मार्क्स, क्योंकि हर पार्ट के लिए अलग अलग मार्क्स डिसाइड होता है, आपको शुरू से ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं और आपको ओवरऑल निबंध में आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और उसके बदौलत आप अच्छा रैंक ला सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात की, पार्ट्स ऑफ हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि निबंध के कौन कौन से भाग होते हैं। अभी ये सेशन खत्म नहीं हुआ आपका, कल ये सेशन चलेगा इसी समय। कल हम लोग इस पे बात करेंगे कि निबंध का यानी ऐसे का बॉडी पार्ट क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, कंक्लूजन कैसे लिखा जाना चाहिए। फिर कल ही हम लोग बात करेंगे आगे की कि निबंध की तैयारी कैसे की जाए, यानी अभी से निबंध को कैसे हम लोग तैयार करें, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, इन सारी चीजों पे क्या करना है निबंध लिखते समय और क्या नहीं करना है, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे कल के क्लास में। तो मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।